सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। सीपी राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक होगा। शपथ ग्रहण के बाद राधाकृष्णन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। अगले साल ही तमिलनाडु में चुनाव होना है। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन साउथ में बीजेपी के लिए कितने बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में जुड़ गया है एक और नया अध्याय। भारत के राजनीतिक इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया है एक और सुनहरा नाम। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से उठी ये गूंज अब सीधे तमिलनाडु की राजनीति की गलियों तक गूंज रही है। दरअसल 12 सितंबर की सुबह दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में इस शपथ के शब्द की गूंज के साथ ही देश को मिल गया 15वां उपराष्ट्रपति। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये पल भले ही कुछ मिनटों का रहा हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बेहद गहरे हैं। अब आखिर इसके मायने कितने गहरे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस शपथ समारोह पर नजर डाल लेते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन यानी चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक रहेगा। शपथ के दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी समारोह में पहुंचे। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पद की शपथ लेने के बाद राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्होंने एक पौधा लगाकर भी इस अवसर को यादगार बनाया। अपनी इस नई जिम्मेदारी के पहले वो महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद संभाल रहे थे। नई जिम्मेदारी की तैयारी में सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। सीपी राधाकृष्णन के इस नए दायित्व पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उन्हें बधाई दी है। सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र में राज्यपाल पद पर महाराष्ट्र को मार्गदर्शन कर रहे थे, हमें मार्गदर्शन कर रहे थे और महाराष्ट्र से वो सीधे उपराष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए। ये तमाम महाराष्ट्र वासियों के लिए बहुत ही गर्व अभिमान की बात है और खुशी की बात है। उन्होंने राज्यपाल के रूप में भी काम किया है, संसदीय कार्य भी उन्होंने किया है और इनके इस तजुर्बे का हमारे देश के विकास में, देश के प्रगति में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और इतने बड़े ओहदे पर काम करते समय भी बहुत ही मितभाषी है वो और बहुत ही सरल स्वभाव के है वो और डाउन टू अर्थ है और सभी लोगों को साथ में लेकर काम करने वाले एक नेता हैं। तमिलनाडु में वो बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। सीपी राधाकृष्णन ये वो नाम है जो तमिलनाडु की राजनीति में काफी जाना माना और पहचाना जाता है। सालों तक जमीनी संघर्ष से लेकर संसद के गलियारों तक और अब देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद तक सीपी राधाकृष्णन का ये सफर अपने आप में मिसाल माना जा रहा है। सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना बीजेपी के लिए कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। बीजेपी जहां तमिलनाडु में लंबे वक्त से पैर जमाने की कोशिश कर रही है, वहीं राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना दक्षिण में पार्टी की पकड़ मजबूत करने का एक बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। सीपी राधाकृष्णन की राजनीति पकड़ की मजबूती आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उन्हें उम्मीद से ज्यादा वोट मिले। राधाकृष्णन को उम्मीद से ज्यादा 14 वोट ज्यादा मिले। चुनाव में 781 में से 767 सांसदों ने वोट डाले। वोटिंग 98.2% हुई। इनमें से 752 मत वैलिड और 15 इनवैलिड थे।
एनडीए को 427 सांसदों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने भी राधाकृष्णन का समर्थन किया। दिलचस्प बात यह है कि एनडीए उम्मीदवार को 19 से 14 वोट ज्यादा मिले, जिससे विपक्षी खेमे में क्रॉस वोटिंग की अटकलें अभी भी विपक्ष को परेशान कर रही हैं। सीपी राधाकृष्णन लंबे समय से बीजेपी के उस साउथ स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा रहे हैं, जिसके दम पर पार्टी तमिलनाडु जैसे राज्यों में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से दक्षिण भारत रही है। कर्नाटक में पार्टी ने अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत तो की है, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में अभी भी पार्टी को बड़ा जनाधार नहीं मिला है। ऐसे में राधाकृष्णन जैसे नेता, जो न सिर्फ स्थानीय राजनीति को समझते हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की विचारधारा को भी मजबूती से रखते भी हैं, और ये बीजेपी के लिए ब्रिज का काम साबित हो सकता है। 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव होंगे। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीट हैं। तमिलनाडु के चुनाव में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियां वहां का राजनीतिक समीकरण तय करती हैं। बीजेपी अभी तीसरे विकल्प के तौर पर तमिलनाडु में उभर रही है। ऐसे में जब पार्टी अपने सबसे बड़े दक्षिण भारतीय नेता को देश का उपराष्ट्रपति बनाती है, तो ये साफ संदेश है कि बीजेपी अब तमिलनाडु को हल्के में नहीं ले रही है, और माना जा रहा है कि उनकी साउथ पॉलिटिक्स की समझ और संतुलित छवि सरकार को कठिन समय में बड़ी राहत दिला सकती है। दरअसल गौर करने वाली बात यह भी है कि सीपी राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक रहेगा, यानी आने वाले 6 साल तक वो देश के संवैधानिक और राजनीतिक विमर्श का अहम हिस्सा होंगे। ये कार्यकाल सिर्फ उनके व्यक्तित्व, करियर का ही नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की नई दिशा भी तय करेगा। आने वाले चुनाव में अपने दम पर प्रभाव डालने के लिए बीजेपी को कम से कम 20% वोटों का एक मजबूत आधार चाहिए। इसके बाद सहयोगी दल भी इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी तमिलनाडु में कोई भी गठबंधन जो लगभग 35% वोट हासिल कर सके, उसके बहुमत हासिल करने की अच्छी संभावना बन जाती है। और इस चीज को पूरा करने के लिए बीजेपी की साउथ स्ट्रेटजी बेहद खास मानी जा रही है। अब एक नजर सीपी राधाकृष्णन की राजनीतिक करियर पर भी डाल लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन 16 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े हैं। राधाकृष्णन 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। राधाकृष्णन ने 1998 और 1999 में कोयम्बटूर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता। 1998 में उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। 1999 में भी वो 55,000 वोटों से जीते। राधाकृष्णन 2004 से 2007 तक तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष रहे। 2020 से 2022 तक वे भाजपा के केरल प्रभारी रहे। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने। इसके साथ ही वो अतिरिक्त प्रभार के तौर पर तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल रहे। साल 2024 में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए। उनका राजनीतिक करियर तमिलनाडु में गहराई से जुड़ा है। सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत में बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी की एक प्रमुख आवाज रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उनका चयन तमिलनाडु के द्रविड़ समुदाय को एकजुट करने वाला माना जा रहा है। इस चुनाव में राधाकृष्णन के जवाब में इंडिया गठबंधन ने एक तेलुगु उम्मीदवार, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन इंडिया गठबंधन का दांव ध्वस्त हो गया। बीजेपी तमिलनाडु को सबसे बड़ी चुनौती मानती है, और इस खाई को कम करने के लिए सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि बीजेपी की साउथ स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा हथियार भी है। उनका कार्यकाल भारतीय राजनीति में संतुलन, समावेश और रणनीतिक बदलाव का प्रतीक बन सकता है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक और राज्यसभा से लेकर तमिलनाडु की गलियों तक राधाकृष्णन अब बीजेपी की सियासत के सबसे अहम फैक्टर बन चुके हैं।